हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कैश फार्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी कवर करा रहे हैं और अभी तक इसमें हमारे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज फार्माकोलॉजी फर्स्ट का 6th लेक्चर रहेगा और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें डिफरेंट टर्म्स हम देखेंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस देखेंगे और सबको एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। इससे पहले आपको पता ही होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू यूज़ ऑफ ड्रग्स, जिसमें ड्रग एडिक्शन आया था, ड्रग टॉलरेंस, ड्रग डिपेंडेंस, आइडियोसिनक्रेसी, टैकीफाइलाइसिस एट्सेट्रा। आई होप आप लोगों ने वो वाला वीडियो इससे पहले देखा होगा। उसके बाद जो आपके लेक्चर में दिया गया है टॉपिक दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। पहले भी मैंने टर्म किसी लेक्चर में शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाई थी कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स बेसिकली रहता क्या है। आज इसको एलॉबरेटेड वे में हम पढ़ेंगे, आराम से देखेंगे, बिल्कुल जांच पड़ताल करेंगे इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है और इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली होता क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स रहता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स, पहले लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स। इसका मतलब ये हुआ जो हम दवाइयाँ लेती हैं अपनी बॉडी में, बॉडी उन ड्रग्स को क्या करती है, बॉडी का क्या इफेक्ट रहता है उन ड्रग्स का। फार्माको डायनेमिक्स में क्या पढ़ते थे? ड्रग्स का क्या इफेक्ट रहता था बॉडी पे। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या रहता है? बॉडी का क्या इफेक्ट रहता है ड्रग्स पे, रिवर्स। ठीक है, मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स। ठीक है, फिर क्या रहता है फार्माकोकाइनेटिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स इज बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। देखिए इसमें क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्वांटिटेटिवली देखते हैं कि कितने अमाउंट में, कितने क्वांटिटी में हमारा जो ड्रग है वो एक बॉडी में गया। ठीक है, कितने अमाउंट में वो एक बॉडी में हमने डाला, फिर कितने अमाउंट में उसने मूवमेंट की वहाँ पे, डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स तक वो पहुँचा, फिर कितने अमाउंट में वो बाहर निकला, कितने अमाउंट में वो एक्सक्रीट आउट हुआ। इस सब को पढ़ते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स में। ठीक है, और क्या है इसमें, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पे बोला ना, ये अलग अलग हेडिंग्स के अंडर हम पढ़ते हैं, अलग अलग लाइक डिफरेंट टॉपिक्स के अंडर पढ़ते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन अलग अलग करके एलॉबरेटेड वे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बनते हैं इन योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ यूर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, काफ़ी लंबे टॉपिक से, काफ़ी बारीकी से इनको देखना पड़ेगा। सो शायद आज के इस लेक्चर में हम 2 ही टर्म्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले और एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो ये मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस में दे रखी है। वो क्या है, मैंने लिख रखा है द इंटेंसिटी ऑफ रेस्पॉन्स इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट अ साइट ऑफ एक्शन विच इन टर्न इज डिपेंडेंट ऑन इट्स फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। मैंने लिख रखा है कि अगर कोई भी ड्रग हम बॉडी में लेते हैं, अब उस ड्रग का कितना रेस्पॉन्स हमारी बॉडी में आएगा, कितनी जल्दी जल्दी वो इफेक्ट करेगा, कितनी जल्दी जल्दी वो अपना असर दिखाएगा बॉडी में, ये डिपेंड करता है उस ड्रग की कंसंट्रेशन पे। मतलब वो कितनी मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो ठीक ठाक जल्दी वो रेस्पॉन्स देगा, अगर उससे ज़्यादा किसी ओपिमम लेवल से ज़्यादा होगा तो वो टॉक्सिक इफेक्ट देगा, अगर कम मात्रा में होगा तो कम ही इफेक्ट्स देगा। अब ये कंसंट्रेशन जो है ना, ये डिपेंड करता है किस पे, इस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। ये फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज आप नीचे अभी देखोगे, इन फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, एक ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे कि जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक ड्रग की, वो हमारे किस काम में आती है जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं या हम फार्मेसी पढ़ते हैं। ठीक है, तो किस काम में आती है, अगर हम फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे ना ड्रग की, तो हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, किस लिए, कि इसकी कंसंट्रेशन एक बॉडी में अच्छी खासी हो, और डोज का हमें पता चलेगा कि कितने डोज में देना है, और ऑनसेट पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा इसको अपनी एक्शन दिखाने में। ठीक है, फिर टाइम ऑफ पीक एक्शन, कितने टाइम तक की बॉडी में अपना असर दिखाता रहेगा कंटिन्यूसली, या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में हमें फार्माकोकाइनेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे पहली जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है या फार्माकोकाइनेटिक मेजर है वो है एब्जॉर्प्शन। अब चलते हैं एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन आपने पहले से ही सुना होगा कि एब्जॉर्प्शन बेसिकली रहता क्या है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन देखो क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या रहता है एब्जॉर्प्शन में, क्या हो जाता है, जो हमने ड्रग लिया अपनी बॉडी में फ्रॉम थ्रू डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमने मुख्तलिफ रूट से लिया, जैसे कि हमने ओरल डायरेक्ट ले लिया, हमने इंजेक्शन से लिया, हमने सपोजिटरी से लिया या किसी और रूट से। अब हमने जो ड्रग लिया वहाँ से, जहाँ से हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल मुँह से हमने ड्रग लिया, एडमिनिस्टर किया, अब वहाँ से लेके जब ये पहुंचेगा हमारी सर्कुलेशन में, हमारे ब्लड में,
वहाँ से मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सर्कुलेशन तक जो ये पाथ है एक ड्रग की, इसको कहेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। मतलब एक ड्रग जब हम एडमिनिस्टर करेंगे अपनी बॉडी में, यहाँ से लेके ब्लड तक पहुँचने में जो भी ये रास्ता तय करेगी, जो भी सफ़र इसका रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। मतलब जब यहाँ पे आएगा ब्लड में, तब हम कहेंगे कि एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जब हमने ड्रग दिया, अब जब ब्लड स्ट्रीम में पहुँचा, ड्रग एक यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, हम यहाँ पे कहेंगे कि ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है हमारी बॉडी में। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता है कि कोई भी उठा के डायरेक्ट, इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आती हैं ड्रग की, जो उसको रोकती हैं ब्लड तक आने में। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ये रेस्ट्रिक्शंस क्या रहती है, एक ड्रग को साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके ब्लड स्ट्रीम तक आने में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। वो दुश्वारियाँ कौन कॉज करते हैं, वो करते हैं लिपिड बैरियर्स। कौन करते हैं कॉज? लिपिड बैरियर्स। मतलब लिपिड बैरियर्स हमारी बॉडी में होते हैं जो एक ड्रग को एब्जॉर्ब होने से रोक देते हैं। ये जो बैरियर्स होते हैं ना, ये परमिएबल मेम्ब्रेन्स बना देते हैं। मतलब जो परमिएबल मेम्ब्रेन्स हमारी बॉडी में होते हैं, वही बैरियर बना देते हैं इस ड्रग को। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे कि ये सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके कि लिपिड बैरियर क्या रहता है, परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या रहते हैं, ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये एलॉबरेटेड वे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप इतना ही याद रखो कि एब्जॉर्प्शन क्या रहता है। बेसिकली जब एक ड्रग हम लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, जब वो ब्लड स्ट्रीम में हमारी पहुँच जाएगा, जब वो कंप्लीटली हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाएंगे, हम कहेंगे कि ये ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है। दिस प्रोसेस कॉल्ड इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब कितनी जल्दी में या कितनी स्लोली एक ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी में, डिपेंड करता है किस चीज़ पे? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हमने ड्रग कहाँ से लिया है। ठीक है, हमने आईवी लिया है, आईएम लिया है, हमने ओरल लिया है, इंटरल लिया है, रेक्टल रूट से लिया है, ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या है? फॉर्मुलेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। फॉर्मुलेशन, किस फॉर्मुलेशन में है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, स्प्रे में है, क्या है, वो सब कुछ आप उस पर भी डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी, ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि ड्रग कितना सॉल्युबल है, कितना इसका पीके वैल्यू है, कितना पीएच है ड्रग का, उस पर भी डिपेंड करेगा। वैसे ही फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के क्या फैक्टर्स हैं, वो भी डिपेंड करेंगे, वो भी इफेक्ट करेंगे किसको? रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पे। वैसे ही एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग की ड्रग की क्या सॉल्युबिलिटी है इन वाटर, ठीक है, उस पर भी वो भी इफेक्ट करेगा किसको? रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को। वैसे ही फिर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, किस कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी में ड्रग प्रेजेंट है, वो भी इफेक्ट करेगा आपकी एब्जॉर्प्शन रेट को। ठीक है, फिर द रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन एज एवरी रूट हैज इट्स ओन पेक्यूलरिटीज। बोल क्या रहा है कि ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, ये ज़्यादा इफेक्ट करता है किसकी? इसको, ड्रग एब्जॉर्प्शन को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हर एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है उसकी अपनी पेक्यूलरिटीज रहती है, कहीं से जल्दी हो जाएगा, कहीं से स्लोली हो जाएगा, ये भी वैसे इफेक्ट करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये आपके एग्जाम्पल में आता है, बताइए डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स। डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो आपकी ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है? पहला क्या था? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, ये एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। सबसे पहले लिक्विड प्रेपरेशन जो रहती है ड्रग की, मतलब जो हमारे पास ड्रग्स होती है लिक्विड स्टेज में, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड जल्दी एब्जॉर्ब होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। वैसे ही जो क्रिस्टलाइड ड्रग्स होती है, क्रिस्टलाइड ड्रग्स, वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है एज कम्पेयर टू कोलाइड्स। मतलब कोलाइड स्लोली हो जाते हैं और क्रिस्टलाइड जल्दी हो जाते हैं एब्जॉर्ब। फिर वैसे ही सेकंड, हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग हेल्प इन द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। जितनी ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन ड्रग होती है, एक होती है कंसंट्रेशन, दूसरा होता है अमाउंट। कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है और अमाउंट ज़्यादा डिफरेंट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि एग्जांपल कंसंट्रेशन और अमाउंट में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ड्रग्स है एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, अब ये देखेंगे हम, जस्ट ए सेकंड प्लीज। एक्स और वाई हमारे पास ड्रग्स है। ठीक है, अब अगर ये ड्रग फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास मौजूद है, ये है 20 ml लिक्विड है 20 ml। ठीक है, वैसे ये ड्रग है, एक वेयल में है, एक एम्प्यूल में है, ये है 50 ml। ठीक है, 50 ml और 20 ml, ये तो इसका टोटल अमाउंट हुआ। अब अगर मैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो बेसिकली ड्रग होता है, आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ये इस 20 ml में फॉर एग्जांपल 15 ml थे, बाकी एक्सिपिएंट्स थे। ठीक है, और इस वाई वाले में 50 ml में से सिर्फ 10 ml थे जो एक्टिव थे। मैं क्या कहूँगा, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इस वाले में है ड्रग की, इसमें उतनी कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। मतलब जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ड्रग की, तो ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है स्मॉल पार्टिकल साइज। जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा ड्रग का, उतनी जल्दी वो एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में। वैसा ही फोर्थ, एसिडिक ड्रग आर रैपिडली एब्जॉर्बड फ्रॉम द स्टोमक। वैसे ही मतलब हमारे स्टोमक में कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक ड्रग्स वहीं पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। वैसे ही बेसिक ड्रग जो होती है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब एसिडिक ड्रग्स स्टोमक में, बेसिक ड्रग्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, मतलब एक इन्वायरमेंट जो रहता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन का, पर्टिकुलर सिस्टम का, वो भी इफेक्ट करता है ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आपको देखनी पड़ेंगी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से
सबसे पहले इनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये हमेशा हमेशा इसमें कोई ना कोई टर्म आपके एग्जाम में बनते ही रहते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, प्लीज़ मार्क इट इंपॉर्टेंट, मार्क इट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे पूछा ही जाता है। इसमें से 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला जब हम एक ड्रग लेते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, हमने इंजेस्ट किया एक ड्रग को, वहाँ से लेके ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचने में इसको बहुत सारे बैरियर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बैरियर्स जो इस ड्रग को रोकते हैं और स्लोली स्लोली पास करते हैं, वो सेमी परमिएबल रहते हैं, मतलब किसी ड्रग को पास करेंगे, किसी को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये कि मेम्ब्रेन्स जो रहते हैं, मेम्ब्रेन्स मैंने कहा था वहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स रहते हैं, बेसिकली वो बैरियर्स रहते हैं, ठीक है। वो बैरियर्स, यहाँ से ड्रग था, बहुत सारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे बहुत सारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स थे, ये स्लोली स्लोली, ये मेम्ब्रेन बीच में स्लोली स्लोली किसी किसी को अलाउ कर रहा है इनटू द ब्लड, ठीक है। इसको कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ हमारे ब्लड में, ठीक है। ये देखेंगे हम, देखिए क्या रहता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो रहता है ना, ये मैकेनिज्म रहता है विच रेगुलेट्स पैसेज ऑफ सोल्यूट्स लाइक आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स व्हिच आर लिपिड बाइलेयर्स कंटेनिंग प्रोटीन्स एम्बेडेड इन देम। देखिए ये क्या चीज़ रहती है, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन हम देखेंगे पहले क्या रहते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो रहता है एक मैकेनिज्म रहता है जो रेगुलेट करता है किसको, पैसेज, पैसेज जो पास हो जाता है एक ड्रग, ठीक है, आयन या स्मॉल मॉलिक्यूल्स थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स जो हमारी बॉडी में रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स होते हैं, स्टोमक के अपने मेम्ब्रेन्स होते हैं, कैपिलरीज के, ब्लड वेसल्स के मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, या सेलुलर मेम्ब्रेन्स होते हैं, टिश्यू मेम्ब्रेन्स रहते हैं, ठीक है। ये कैसे एक ड्रग को एलो करेंगे, ठीक है, अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नाउ ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, बेसिकली ये मेम्ब्रेन्स ये क्या रहते हैं, ये लिपिड बाइलेयर्स रहते हैं, लिपिड के बने हुए होते हैं, किसके, लिपिड के बने हुए होते हैं। वो लिपिड किसके बने हुए होते हैं, इन टर्न वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेम्ब्रेन्स होते हैं मेरे पास, डिफरेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, वो लिपिड बाइलेयर्स होते हैं, वो इन टर्न बने हुए होते हैं प्रोटीन्स के। इन सिंपल सेंस आई कैन से द मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ओके। नाउ दीज मेम्ब्रेन्स आर परमिएबल टू सर्टन सब्सटेंस बट नॉट टू अदर्स। ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ये कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल रहते हैं, कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं, कुछ आयन्स को अलाउ करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं, ओके। टू सम आई कैन से टू सम आयन्स और टू सम मॉलिक्यूल्स दीज मेम्ब्रेन्स आर परमिएबल व्हाइल टू अदर्स दीज आर नॉट परमिएबल। कुछ को नहीं करते हैं, कुछ को करते हैं, सिंपल। अब देखेंगे किन चीज़ों को अलाउ करते हैं, किन टाइप्स ऑफ आयन्स को अलाउ करते हैं और किन टाइप्स ऑफ आयन्स को नहीं करते हैं। देखिए दो टाइप के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स रहते हैं, दो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स रहते हैं। क्या टाइप्स, ये आते हैं आपके एग्जाम में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स इन द बायोलॉजिकल टिश्यूज, ओके। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप आपने पढ़ा होगा इससे पहले भी ये चीज़ें। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट इन द बायोलॉजिकल टिश्यूज एंड सेकंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द बायोलॉजिकल टिश्यूज। कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट वन दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या रहता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयन्स और अदर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स विदाउट द इनपुट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, ओके। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल है, ओके। आपने पढ़ा होगा कि सेल को कवर करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये चीज़ें ये क्या रहती है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर तो सेल है, सेल ऑर्गेनली सारी की सारी अंदर है। ये जो सेल होती है ना, ये क्या रहती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन रहता है ना, ये रहता है सेमी परमिएबल, मतलब कुछ ड्रग्स को अलो करेगा इसके अंदर, सेल के अंदर जाने में, और कुछ को नहीं करेगा। यहाँ से ड्रग्स आ रहा है, ड्रग आ रहा है थ्रू ब्लड, ओके, ड्रग आ रहा है। अब यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये किसी चीज़ को अलो कर रहा है, किसी चीज़ को अलो नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या रहता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये जो आयन रहते हैं ना, ये ड्रग्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो भी आप बोलें, ये जब इस सेल में आएंगी, इस सेल में आएंगी, तो ये कैसे आएंगी, ठीक है। ये जब यहाँ से ब्लड से इस सेल में आएंगी ना, तो इनमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, मतलब इस ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसमें एनर्जी की कंजप्शन नहीं होती है, ये कंज्यूम नहीं करते हैं, ये वाला ट्रांसपोर्ट एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। जब एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल सी यहाँ पे लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस मोमेंट में इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, ओके। यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है। अब अगर एनर्जी नहीं लग रही है ना, तो कैसे हो रहा है फिर, कौन सा चीज़ इसको अंदर लेके जा रहा है, इन ड्रग्स को अंदर लेके जा रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो कौन सा चीज़, उस चीज़ को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या रहता है, फॉर एग्जांपल दिस इज एनी मेम्ब्रेन, दिस इज एनी मेम्ब्रेन, देखिए ये मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल, किसी चीज़ को अलाउ करता है, किसी को अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स थे हमारे पास, बहुत सारा कंसंट्रेशन था ड्रग्स का, ड्रग मॉलिक्यूल्स का बहुत सारा कंसंट्रेशन था। यहाँ पे तो कुछ नहीं था अंदर, ये आउट मान लो, दिस इज आउट, दिस इज इन,
अंदर वाले साइड से कुछ नहीं था ना, अब यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है ना, अंदर के साइड में कुछ नहीं है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो ट्रांसपोर्ट होगा उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये बेसिकली क्या रहता है, ये जो यहाँ पे डिफरेंस है ना कंसंट्रेशन की, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ही मॉलिक्यूल्स थे, ये जो डिफरेंस है ना कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्ट करता है एज सोर्स ऑफ एनर्जी। यही इसको बताता है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, इन मॉलिक्यूल्स को कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया, देखिए क्या है। ड्रग्स डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जिस साइड से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जिस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उसी डायरेक्शन में जाएंगे ड्रग्स। क्या रहता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है, मतलब एक साइड से अगर हाई हो, दूसरे साइड से लो, तो हाई से लेके लो की तरफ ये ड्रग्स जाते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया, ये जो है ना, ये बीच वाला ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब अगर ये मेम्ब्रेन है, ये जो इस वाले साइड से ना, देखिए इस वाले साइड से मैंने ड्रग दिखाया, ठीक है, ये हायर कंसंट्रेशन, इस साइड से लोअर कंसंट्रेशन है। अब इन मेम्ब्रेन्स में क्या होता है कि मैंने अभी ऊपर बोला कि लिपिड मेम्ब्रेन्स रहते हैं। अगर ये लिपिड मेम्ब्रेन्स रहते हैं तो ये प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स, मतलब जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड ड्रग्स होते हैं, उनको ही एलो करेगा थ्रू इट। ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखिए ये किन वालों को ये एलो कर रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ से अगर आप देखोगे ना, इसके डायरेक्ट अंदर से जा रहे हैं, ये जो है ना डॉट्स सर्कुलर डॉट्स, यही जा रहे हैं। ये वाले जो ड्रग्स हैं ना, ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल, इन्हीं को ये एलो करेगा थ्रू खुद के अंदर से। बाकी जो है ना, ये सर्कुलर, ये सॉरी स्क्वायर टाइप पे, ठीक है ना, ये इसके अंदर से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, ये नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं। अब ये कहाँ से जाएंगे, इन मेम्ब्रेन्स में कुछ पोरस रहते हैं, कुछ पोरस, उनको कहते हैं पैरासेल्युलर पोरस। इन पोरस के ही थ्रू ये जो बाकी नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, ये कम मात्रा में अंदर की तरफ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, याद रखना। अब समझ आया क्या रहता है कि ये पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, कौन इसको पुल करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको चलाता है। यहाँ पे एनर्जी की नीड नहीं होती है हमें। अब चार टाइप्स ऑफ 4 मैकेनिज्म्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, 4 तरह के ट्रांसपोर्ट्स रहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टर। सबसे पहला है डिफ्यूजन। ये पूछा जाता है डिफ्यूजन क्या रहता है। डिफ्यूजन सिंपल लैंग्वेज में क्या है, मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, जो अभी मैं बोल रहा था। डिफ्यूजन होता है जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा एक ड्रग, उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या रहता है, ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम है कैरियर मीडिएटेड ऑस्मोसिस या कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मीडिएटेड ऑस्मोसिस और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ये क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट वाया स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या, ये डिफ्यूजन कैसे हो जाता है, जो हमारे पास मेम्ब्रेन रहते हैं उनमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन रहते हैं, वही हेल्प करते हैं इस डिफ्यूजन को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन अभी आपने देखा ऊपर, मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्यूट ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड बाय कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जब जब हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हार्ट होता है ना, वो जनरेट करता है क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसकी मदद से जब एक ड्रग या एक वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्यूट मूवमेंट करे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसको कहेंगे हम फिल्ट्रेशन। फिर डी पार्ट क्या है, ऑस्मोसिस। ये क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस मूवमेंट ऑकर्स टू बैलेंस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोसिस में सिर्फ ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ही होता है, ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है अक्रॉस सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स होता है। ये किस लिए होता है, ऑस्मोसिस किस लिए होता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को मेंटेन करने के लिए, दोनों तरफ मेम्ब्रेन की दोनों तरफ, यहाँ से भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस हो जाती है। यहाँ तक था आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। देखिए वहाँ पे आपने क्या देखा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है एक्टिव में। एक्टिव का मतलब ये वही हुआ ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, जो लोअर कंसंट्रेशन थी ना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है एक ड्रग अक्रॉस। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस तरफ था ना, लेकिन ड्रग यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, रिवर्स में जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से लेके हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, इन द डायरेक्शन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो था उसके अगेंस्ट जा रहा है ट्रांसपोर्ट हमारा। दिस यूजेस यहाँ पे मेटाबॉलिक एनर्जी, जो हमारी एनर्जी होती है बॉडी की, उसकी नीड होती है। जैसे कि इसमें एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक पंप का यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम पंप हमारे सेल्स में लगा हुआ होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेम्ब्रेन मान लो, यहाँ पे सोडियम यानी पॉजिटिव और की पॉजिटिव, इन आयन्स का एक्सचेंज होता रहता है, लेकिन इसमें एनर्जी का नीड होता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जब 3 सोडियम आयन्स अंदर की तरफ जाएंगे ना, तब 2 पॉजिटिव आयन्स, 2 पोटेशियम आयन्स बाहर जाएंगे, इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पे एनर्जी की नीड होती है, सिंपल, ये हर एक सेल पे लगा हुआ होता है। जब 3 सोडियम आयन्स अंदर जाएंगे तो 2 पोटेशियम आयन्स बाहर आएंगे, इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम। वहाँ पे आप इलॉबरेटेड वे में आगे पढ़ोगे क्या रहता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक था आपका एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन आपने सुना ही होगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँगा ना, जब एक ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा हो, मैंने कहा एब्जॉर्ब मतलब कि वो ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है। जब वो ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है, वहाँ ब्लड स्ट्रीम से वो कहाँ जाएगा,
ठीक है। द ड्रग इज कैरीड थ्रू आवर द बॉडी। जब ब्लड उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाएगा, तब हम कहेंगे ये जो ड्रग है ये हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सिंपल। ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग डिपेंड ऑन, अब कितनी मात्रा में, कितने एक्सटेंट तक एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारी बॉडी में, डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर। सबसे पहले लिपिड सॉलिबिलिटी कि ड्रग जो है कितना लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है। दूसरा है आयनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच, जो हमारा बॉडी का पीएच रहता है 7.4, इस पे कितना ये पर्टिकुलर ड्रग आयनाइज हो रहा है। ओके। नाउ अनदर एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन्स, कितनी मात्रा में जो हमारा ड्रग है वो प्लाज्मा या टिश्यू प्रोटीन्स पे बाइंड हो रहा है। जब ये बाइंड होगा ना प्लाज्मा या टिश्यू प्रोटीन पे, तभी ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद रखना। जब तक नहीं अच्छे से वहाँ पे बाइंड होगा, बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लाज्मा या टिश्यू प्रोटीन, वो आप आगे देखोगे भी क्या होते हैं। ठीक है। वैसे ही और एक पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, कितने हमारी बॉडी में प्रेजेंट है स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स जो ड्रग को ट्रांसपोर्ट करें। ओके। अनदर वन इज डिफरेंस इन द रीजनल ब्लड फ्लो, कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा वहाँ ड्रग ट्रांसपोर्ट होगा, ओके, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे देखो, मूवमेंट ऑफ ड्रग प्रोसीड्स अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अनबाउंड ड्रग इन द ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड्स। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक चलता रहता है जब तक ना उस ड्रग का इक्विलिब्रियम हमें मिले, किसके बीच में, हमारे ब्लड में कितना ड्रग था और टिश्यू में कितना ड्रग है। मतलब ये फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक साइड से अभी ब्लड मान लूँ और अंदर की तरफ में टिश्यू मान लूँ, अभी तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, मतलब ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे ज़्यादा ड्रग है, यहाँ से टिश्यू की तरफ जा रहा है एक ही करके ये ड्रग। अब जब यहाँ और यहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग पहुँचेगा ना, तब हम कहेंगे कि ये स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट पहुँचेगा तब तक ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, तब तक वो टिश्यू में आता रहेगा ब्लड से। ठीक है। अब और एक चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स इज नॉट ओनली मैटर ऑफ डाइल्यूशन बट ऑल्सो बाइंडिंग टू एंड सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वो ड्रग डाइल्यूट हो जाए, डाइल्यूट नहीं होना है, उसको बाइंड होना है डिफरेंट प्रोटीन्स पे, डिफरेंट टिश्यू प्रोटीन्स पे, डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स पे उसको बाइंड होना है। ठीक है। अब क्या है, ड्रग एक्सटेंसिवली बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ड्रग्स जो है ना ज़्यादा बाइंड कहाँ पे होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा ये बाइंड होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है। जैसे एल्ब्यूमिन है, ये सबसे ज़्यादा इस वाले प्रोटीन पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स बाइंड होते हैं। वैसे ही है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये अभी आप आगे देखोगे क्या होते हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, देखिए वो क्या है, जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना, ज़्यादा ड्रग्स वो एसिडिक कैरेक्टर होता है, उनका एसिडिक कैरेक्टर होता है। मैंने क्यों बोला यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा वो एल्ब्यूमिन पे ही बाइंड करते हैं। जो एल्ब्यूमिन होता है ना, एल्ब्यूमिन इसका खुद का कैरेक्टर भी एसिडिक ही होता है, एसिडिक होता है। मतलब जो ड्रग एसिडिक होंगी वो एसिडिक प्रोटीन पे ही बाइंड करेंगे, सिंपल है। अब एसिडिक एल्ब्यूमिन, ये कौन है प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, तो ज़्यादा ड्रग्स किस पे फिर जाएंगे, एल्ब्यूमिन पे ही जाएंगे। जो बेसिक ड्रग्स होती हैं, अब बेसिक ड्रग्स किस पे जाती हैं, बेसिक ड्रग्स किस पे जाती हैं, वो जाती है अल्फा 1, बाकी अल्फा 2, बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे पास हैं। ओके। अब देखिए आगे, अब देखते हैं ब्लड फ्लो टू डिफरेंट ऑर्गन्स इज अनइक्वल। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन में कह रहा है ब्लड फ्लो टू डिफरेंट ऑर्गन्स इज इक्वल। ऐसा नहीं है कि ब्लड फ्लो हर एक ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है, ब्रेन से लेके टो तक, हेड से लेके टो तक जो भी ऑर्गन आ रहा है उसमें इक्वल ब्लड सप्लाई हो रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, डिफरेंट ब्लड फ्लो रहता है। जैसे ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लिवर, किडनीज रिसीव ग्रेटेस्ट ब्लड सप्लाई। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे ब्रेन, लिवर होता है ना, इनमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाती है। जब ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाती है ना इनमें, मैंने अभी ऊपर कहा था ब्लड सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। अब अगर ज़्यादा ब्लड सप्लाई इन ऑर्गन्स में होगा तो ड्रग भी ज़्यादा इन्हीं में जाएगा, ज़्यादा। ठीक है। फिर स्केलेटल मसल्स या बोन्स जो रहती हैं वो इन सारे ऑर्गन से कम ब्लड लेते हैं, मतलब इनमें, इन वाले में, मसल्स में और बोन्स में कम ही ड्रग जाएगा एज कम्पेयर टू ब्रेन, लिवर एंड किडनीज। फिर एडिपोज टिश्यू या फैट जिसे हम कहते हैं वो सबसे कम ब्लड सप्लाई वाला होता है, मतलब वहाँ पे ड्रग भी सबसे कम जाता है। द ड्रग डिलीवरी विल आल्सो बी इन द सेम मैनर, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो उतना ज़्यादा ड्रग कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गन में। ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट है इसी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन और पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द CNS। ठीक है। मतलब एक ड्रग हमारे ब्रेन में कैसे जाता है या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैसे जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों चीज़ें आती है, एक तो ब्रेन आता है, एक तो स्पाइनल कॉर्ड आता है, लेकिन वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसको कहते हैं हम स्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। इसी में बेसिकली ड्रग हमारा जाता है, इसी फ्लूइड में हमारा ड्रग जाता है। अब देखते हैं कैसे जाता है। देखिए मैंने लिख रखा है द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई बैरियर कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ऐसा नहीं है कि जो भी हम ड्रग लें वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन में चला जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत कम ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है। वो उनको एक ड्रग के लिए ज़रूरी बनता है कि अगर उसको ब्रेन पे इफेक्ट अपना देना है तो उसको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, पहले उसको ये लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा। इसको कहते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ बैरियर रहता है हमारे ब्लड और ब्रेन के बीच में, आपने पढ़ा ही होगा।
ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है। ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर रहता है। देखिए वो बैरियर बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे एक बार मैंने रिवाइज करा रखा है आपको, क्या रहता है, द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स इन द ब्रेन हैव टाइट जंक्शंस एंड लैक लार्ज पैरासेलुलर स्पेसेस आल्सो कवरिंग ऑफ न्यूरल टिश्यू। देखिए ये जो यहाँ पे मैंने डायग्राम दी रखी है ना, ये मैंने एक कैपिलरी की एग्जाम्पल दी रखी है, जो हमारे कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। देखिए ये बेसिकली कैसे बनाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो छोटे छोटे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मैंने दिए रखे हैं ना, ये टाइप, ये क्या रहते हैं, ये आपके रहते हैं एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। एंडोथेलियल सेल जो कैपिलरी वॉल्स पे लगे हुए होते हैं, जो कैपिलरी आपके ब्रेन में रहते हैं। देखिए ये जो एंडोथेलियल सेल्स रहती है ना, जब अगर मैं बात करूँ ब्रेन में, तो ये टाइटली पैक्ड होती है, टाइटली पैक्ड होती है, इनकी टाइट जंक्शन रहते हैं। जब टाइट जंक्शन टाइट रहेंगे ना, तो बीच में से ड्रग पास होना मुश्किल होगा, बीच में से, तो एक बैरियर बनता है। और इन सेल्स के ऊपर लगा होता है एक और कवरिंग, इसको कहते हैं हम न्यूरल टिश्यू कवरिंग। इससे और ज़्यादा मजबूत हो जाता है ये बैरियर। जब ये बैरियर ज़्यादा मजबूत होते हैं तो एक बैरियर का क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, जो ड्रग्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री इनटू द ब्रेन, ठीक है। अब वैसा ही जैसा ब्रेन में है ना, वैसा ही हमारे सीएसएफ में है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो फ्लूइड है ना, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी एक ऐसी किस्म का एक बैरियर है, ठीक है। अब अगर किसी ड्रग को ये क्रॉस करना है, अब अगर किसी ड्रग को सीएसएफ में जाना है, ब्रेन में जाना है, तो क्या होगा, कैसे होगा, ये जो दोनों लेयर्स होते हैं ना, दोनों बैरियर्स, ये लिपॉइडल होते हैं, लिपॉइडल मतलब लिपिड के बने हुए होते हैं। और ये लिपिड बैरियर जो होते हैं ना, ये लिमिट करते हैं एंट्री ऑफ नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग। मतलब वो ड्रग जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं हो रहा हो, उसको ये अंदर नहीं जाने देंगे। ये उन्हीं ड्रग्स को अंदर जाने देंगे जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी। मतलब लाइक डिसॉल्व्स लाइक, आपने पढ़ा ही होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो लिपिड वाला होगा वो लिपिड वाले को ही अंदर जाने देगा। अब ये बैरियर किसका है, लिपिड बैरियर है, तो लिपिड वाले को अंदर जाने देगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होते हैं ना, या नियोस्टिकमाइन ड्रग्स होती हैं, ये नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, इनको ये अंदर नहीं जाने देते हैं, हमारे ब्रेन में नहीं जाने देते, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ, वो ड्रग्स सिर्फ जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी वही पेनिट्रेट करेंगे इस पर्टिकुलर बैरियर को, वही सीएनएस तक पहुंचाएंगे। बाकी जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो सीएनएस तक नहीं पहुंचेगी। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है यहाँ से, बताइए कौन सी टाइप्स ऑफ ड्रग्स हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी या हमारे सेंट्रल नर्वस तक पहुंच जाएगी, वो है सिर्फ जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होगी, ओके। एक्सेस सॉल्युबल नहीं होगी, या नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स नहीं पहुंच जाएगी हमारी सीएनएस तक। सो ये आज के लिए मैंने दो टर्म्स, बेसिक टर्म्स डिफाइन की, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने डिफाइन की, जो आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स में और दो जो टर्म्स हैं, वो है मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। वो भी हम बिल्कुल बेसिक पैटर्न से देखेंगे, क्या रहता है उनमें, बेसिक कंसेप्ट्स का वहाँ पे यूज होगा। सो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी था, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। उससे पहले आप ज़रूरी बनता है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते ही जाएं, क्योंकि आपकी भलाई के लिए ये चैनल बनी है और इस पर हर एक मटेरियल आपको मिलता जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हम अगले एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, कीप शेयरिंग द चैनल एज ऑलवेज।